सावरकर एक उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक। सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके डर से अंग्रेज भी पानी मांगते थे। विनायक दामोदर सावरकर जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भंगूर गांव में हुआ था। एक उग्र राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद और सशस्त्र क्रांति का समर्थन किया। हिंसक मार्ग के समर्थन सावरकर का मानना था कि ब्रिटिश शासन को केवल सशस्त्र क्रांति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को प्रेरित किया, जिनमें मदन लाल ढींगरा, वीर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई बताया। सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदू पहचान, इतिहास और गौरव पर आधारित था। वे मानते थे कि भारत एक शक्तिशाली, संगठित और सैन्य रूप से सक्षम राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने गांधी की अहिंसा नीति का विरोध किया और बलिदान, शौर्य और क्रांति को स्वतंत्रता का मार्ग बताया। 1892 में सावरकर की माता का देहावसान हुआ। यह घटना उन्हें बालकाल में उन्हें मानसिक रूप से दृढ़ बनाने लगी। 1893 से 95 में भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, विशेषकर बॉम्बे और पूना में। इन घटनाओं ने सावरकर के मन में सांप्रदायिक तनाव और राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। 1897 पूना में प्लेग महामारी फैली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी वर्ष हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जिनका सावरकर पर गहरा प्रभाव पड़ा। 12 जून 1897 को शिवाजी महाराज का अभिषेक उत्सव मनाया गया। यह आयोजन हिंदू गौरव और राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने वाला था, जिससे सावरकर अत्यंत प्रेरित हुए। सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियां विशेष रूप से अभिनव भारत संगठन की स्थापना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का प्रचार ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में अत्यंत गंभीर अपराध था। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई बताया गया। यह पुस्तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा लॉर्ड कर्जन वायली की हत्या के बाद सावरकर पर गहरा संदेह हुआ। 1910 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और राजद्रोह, षड्यंत्र और क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार के आरोप में दोषी ठहराया। सावरकर को 50 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल भेजा गया, जिसे आमतौर पर काला पानी कहा जाता है। वहां उन्हें अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। कठोर श्रम, नारियल से तेल निकालना, कोल्हू जलाना, मानसिक यातना देना, एकांतवास, पत्र व्यवहार पर प्रतिबंध, सामाजिक अलगाव और अन्य कैदियों से संपर्क सीमित। 10 मई 1937 को विनायक दामोदर सावरकर को रत्नागिरी कारागार से रिहा किया गया। इससे पहले वे कई वर्षों तक अंडमान की सेलुलर जेल में कठोर कारावास की सजा भुगत चुके थे। रिहाई के बाद उन्होंने हिंदू महासभा की सदस्यता स्वीकार की और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने संवैधानिक राजनीति और संगठित हिंदू समाज को की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। सावरकर ने व्यवहारिकता को अंगीकार करते हुए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उपलब्ध राजनीतिक अवसरों का उपयोग करना शुरू किया। यद्यपि वे स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। 9 अक्टूबर 1948 भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथनगो ने विनायक दामोदर सावरकर से भेंट की। यह भेंट उस समय हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं से सहयोग की अपेक्षा थी। वायसराय ने सावरकर के बारे में कहा, दीर्घकालीन कारावास और रत्नागिरी में नजरबंद के बावजूद भी ना तो सावरकर के विचारों में कोई परिवर्तन आया और ना ही उनके तेज में। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय भारत में केवल एक ही नेता है जो स्पष्ट रूप से भारतीयों के हितों को प्राथमिकता देता है, वो है सावरकर। यह टिप्पणी सावरकर की विचारधारा, राजनीतिक स्पष्टता और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्रिटिश प्रशासन भी सावरकर की बौद्धिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और हिंदू महासभा के नेतृत्व को गंभीरता से ले रहा था। यह भेंट
उस समय की राजनीति में सावरकर की स्थिति को रेखांकित करती है, जहां वे कांग्रेस की नीतियों से भिन्न लेकिन राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। सावरकर द्वारा 1930 में लिखी गई पैम्फलेट हिंदुत्व हु इज हिंदू का मूल उद्देश्य हिंदू पहचान को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करना था, न केवल धार्मिक आधार पर। यह पैम्फलेट बाद में एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व नाम से प्रकाशित हुई और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का आधार बनी। नीचे इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं का सार प्रस्तुत है। हिंदुत्व की परिभाषा। सावरकर ने हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान नहीं माना, बल्कि एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हिंदू वह है जिसकी पितृभूमि भारत है, जिसकी पुण्यभूमि भारत है और जो हिंदू संस्कृति को मानता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना। उन्होंने अखंड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया की परिकल्पना की, जिसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखा गया। धर्म से परे पहचान। सावरकर हिंदुत्व को सभी धर्मों जैसे जैन, बौद्ध, सिख को समाहित करने वाला बताया, बशर्ते वे भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि माने। द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। लेखक विनायक दामोदर सावरकर। प्रकाशन वर्ष 1909। पुस्तक की प्रमुख बात है 1857 का विद्रोह को सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह मानते थे। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। पुस्तक में मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं की भूमिका विस्तार से बताया गया। सावरकर ने यह तर्क दिया कि यह विद्रोह धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग से प्रेरित था। ब्रिटिश प्रतिबंध और प्रभाव। ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक को अत्यंत खतरनाक मानते हुए भारत में प्रतिबंधित कर दिया। इसे गुप्त रूप से पेरिस में प्रकाशित किया गया और भारत में छिपकर वितरित किया गया। यह पुस्तक क्रांतिकारी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, विशेषकर अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों के लिए। ऐतिहासिक महत्व। यह पुस्तक भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक व्याख्या को चुनौती देती है। सावरकर ने इतिहास को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित किया। यह ग्रंथ आज भी हिंदू राष्ट्रवाद और क्रांति विचारधारा के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। सावरकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 1901 में सावरकर ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े। वे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में अध्ययन करने लगे, जहां उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों की गहराई को आत्मसात किया। कॉलेज जीवन के दौरान ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष प्रारंभ किया। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। यह संगठन गुप्त रूप से कार्य करता। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति, युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रचार करना। अभिनव भारत की प्रेरणा उन्हें इटली के यंग इटली आंदोलन से मिली, जिसकी स्थापना जोसेफ माज़नी ने की थी। अभिनव भारत ने बाद में मदनलाल ढींगरा, श्याम जी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। यह संगठन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा का एक प्रमुख स्तंभ बना। अभिनव भारत का उद्देश्य। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित करना, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संग्रह के लिए तैयार करना, राष्ट्रवादी साहित्य और प्रचारों का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को बल देना। संगठन की विशेषताएं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वीर सावरकर कहा जाता है, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारक और लेखक थे। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया, जहां उनकी राष्ट्रवादी चेतना और क्रांतिकारी विचारों को दिशा मिली। सावरकर ने लोकमान्य तिलक को अपना गुरु माना और उनके विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। सावरकर ने लंदन में रहते हुए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य और हथियारों की तस्करी जैसे कार्यों में भी भाग लिया, जिससे उन्हें बाद में 50 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हुई।
सावरकर के साथ लंदन में कई क्रांतिकारी युवा जुड़े, जिनमें प्रमुख थे परमानंद, मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने 1909 में कर्जन वायली की हत्या की थी, हरनाम सिंह, कोरगांवकर, लाला हरदयाल बाद में गदर आंदोलन के प्रमुख नेता बने। सावरकर ने लंदन में रहते हुए भारतीय इतिहास, विशेषकर 1857 का विद्रोह पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने 1857 की घटनाओं को केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 लिखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र था। लंदन में रहते हुए सावरकर ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य मानकर कार्य किया। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य, हथियारों की तस्करी और युवाओं को प्रशिक्षित करने जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने भारत और विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों को नई दिशा दी। सावरकर की गिरफ्तारी और आरोप 1910 13 मार्च 1910 विनायक दामोदर सावरकर को लंदन में गिरफ्तार किया गया। उन्हें भारत लाने के बजाय जब जहाज से ले जाया जा रहा था तब उन्हें मार्सेल्स, फ्रांस में जहाज से कूदकर भागने का प्रयास किया, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। उन्हें भारत लाकर राजद्रोह, षड्यंत्र और क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में मुकदमा चलाया गया। नासिक के कलेक्टर की हत्या आरोप। सावरकर पर आरोप है कि नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या में परोक्ष संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। यह हत्या अनंत लक्ष्मण कनेरी ने 21 दिसंबर 1909 को की थी। साथ ही लंदन में कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 के मामले में भी सावरकर पर क्रांतिकारी नेटवर्क चलाने और हथियारों की आपूर्ति का आरोप था। हत्या मदनलाल ढींगरा ने की थी, जो सावरकर के विचारों से प्रेरित थे। सजा और कारावास। इन आरोपों के आधार पर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास, कुल 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेजा गया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर कारावास झेला। 1924 में सावरकर की रिहाई। 1924 में सावरकर को रत्नागिरी जेल से कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया। रिहाई के बाद उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की शर्त थी। उन्होंने